हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। आपके लिए लेकर के आया हूं नेक्स्ट पार्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का। आज की वीडियो में पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले हमने इस चैप्टर को थोड़ा कवर कर लिया है, जिसके वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है। वहाँ पर आपको पिछले 5 चैप्टर का लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ 11th क्लास जो हम पढ़ा रहे हैं आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो आपको मैं नीट 2024 के लिए बायोलॉजी की तैयारी करा रहा हूँ 1 to 1 लाइन टू लाइन, एक एक शब्द नीट में एनसीईआरटी से कहाँ से पूछता है पेपर, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। पेपर में क्या कहाँ से आएगा ये सब बताता हुआ चलूँगा। साथ ही साथ आपको इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो कि आपके नीट के एग्जाम से रिलेटेड होंगी। तो भैया देर न लगाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ पढ़ते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई हेडिंग है द मशीनरी एंड द एंजाइम्स। इस सब बात को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि कैसे होता है डीएनए रेप्लिकेशन, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर ध्यान से आप चीज़ों को समझना, एक एक करके हम समझाएंगे आपको। मान लीजिए ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और मान लीजिए बैक्टीरिया का है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। बैक्टीरिया में वैसे मैं बता दूँ आपको, बैक्टीरिया में डीएनए जो है वो डबल हेलिकल होता है और सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। ये सर्कुलर डीएनए है किसी बैक्टीरिया का। तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि चाहे बैक्टीरिया का डीएनए हो, चाहे यूकैरियोट्स का डीएनए हो, किसी का भी डीएनए हो, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इससे पहले की वीडियो मैंने बता दिया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो बैक्टीरिया में सेल डिवीजन से बहुत पहले होता है, बिल्कुल पहले की होता है, मतलब जब सेल डिवाइड करती है बैक्टीरिया की तब होता है। और यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन की जो सेल साइकिल की जो एस फेज होती है, वहाँ पर आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब कोई सी भी सेल में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो एनसीईआरटी ने बहुत कॉमन सा पढ़ाया हुआ है, उतना ही ज़्यादा जानेंगे हम उसको, थोड़ा अच्छे जान लेंगे बस। ध्यान रखने की बात है कि डीएनए का रेप्लिकेशन जहाँ भी शुरू होगा, जहाँ से भी रेप्लिकेशन शुरू होगा वो एक पॉइंट होता होगा डीएनए के अंदर। ऐसा तो नहीं होता होगा कहीं से भी डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू हो जाए। मान लो ये एक पॉइंट है, यहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है, तो इस पॉइंट पर एक विशेष प्रकार की स्पेसिफिक सी सीक्वेंस होती है डीएनए की, जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो आप इतना जानें कि यहाँ पर एक डीएनए की विशेष प्रकार की स्पेशल सीक्वेंस होती है जिसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या फिर हम बैक्टीरिया में से ओरिसी कहते हैं। यहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है। अगर आप प्रोकैरियोट्स में बात करते हो तो ये एक है, इस जगह से ही होगा और ये दोनों साइड पे चलता है। प्रोकैरियोट्स में इधर भी और इधर भी, मतलब जल्दी रेप्लिकेशन होगा तो ये बाई डायरेक्शनल हो जाता है, इधर भी और उधर भी। पर अगर यूकैरियोट में जाओगे तो वो सीधी रेखा में चलता है। एक और बात है, अगर आप यूकैरियोट्स में देखोगे तो यूकैरियोट्स में जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब मल्टी होते हैं, कई सारे होते हैं, मल्टी रेप्लिकोनिक केस होता है। लेकिन अगर मान लो प्रोकैरियोट में जाओगे तो एक ही मतलब जगह पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, वहीं से शुरू होता है, ठीक है ना। मतलब यूकैरियोट्स में तो ऐसा होता है, मान लो ये रेप्लिकेशन, ये डीएनए है तो यहाँ से भी शुरू होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, ताकि इतना लंबा जीनोम है यूकैरियोट्स का तो उसमें टाइम लग जाएगा वरना तो इसलिए अलग अलग जगह पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, ठीक है ना बात। चलिए मान लीजिए अब जहाँ भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वहाँ से डीएनए को ओपन कर लिया जाता है, खोल लेते हैं। अब खोलने का मतलब ये है कि जैसे मान लो बैक्टीरिया का डीएनए है तो वो ऐसे मान लो एक जगह से खुला होगा, यूं ऐसे खुल गया होगा। तो ये जो बन गया है वाई टाइप का, आप जो देख रहे हो ये वाई टाइप का जो बना है, दोनों दिशाओं में बना है, इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फोर्क की डायरेक्शन इधर ये है और इधर की साइड पर ये वाली होगी। रेप्लिकेशन फोर्क मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन इधर डायरेक्शन में चलेगा जिधर ये वाई बना है, लाइक इस तरह से, तो इधर आपका डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। अब यहाँ पर हम समझते हैं एक डायग्राम की मदद से। मान लीजिए डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है और आपका जो है एक ओपन हो गया, डीएनए का जो फ्रेगमेंट है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ओपन हो गया। ओपन होने के लिए इसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं मौजूद और बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं। तो कुछ इंजाइम के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। वैसे एनसीईआरटी ने बहुत ज़्यादा इंजाइम के बारे में बात नहीं की है, तो उतना ही जानेंगे, इतना पेपर में आएगा, ज़्यादा मैं बताऊंगा भी नहीं। तो ऐसा है, मान लीजिए यहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन होना था और ये आपका ओपन कॉम्प्लेक्स बन गया है, यहाँ से खुल गया है और ये आपका
रेप्लिकेशन फॉक है, रेप्लिकेशन फॉक बन गई वाई टाइप की ये। और इसमें आप देखो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड यहाँ पर सेपरेट हो गए हैं। ये मान लीजिए आपका 3 to 5 पोलैरिटी वाला डीएनए का स्ट्रैंड है, और ये आपका 5 to 3 पोलैरिटी वाला डीएनए का स्ट्रैंड है। क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होते हैं, तो ये दोनों स्ट्रैंड यहाँ से खुल गए हैं, पर यहाँ पर अभी भी जो है ये आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ मतलब नाइट्रोजन बेसिस हैं इसके आगे, और यहाँ आगे अभी ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर आगे। तो ये है आपका 5 प्राइम और ये है आपका 3 प्राइम, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, जहाँ से ओपन हुआ है, जहाँ रेप्लिकेशन फॉक बनी है, वहाँ पर ये जो डीएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे टूटी है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे टूटे हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जो यहाँ पर इस रेप्लिकेशन फॉक को बनवाने में मदद करता है, और वो एंजाइम है आपका बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि इस काम को करता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। उस एंजाइम का नाम है आपका डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज जो है वो आपका डीएनए के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं अंदर उनको तोड़ता है, और उनके तोड़ता हुआ आगे चलता है। ये वाली बात ध्यान रखोगे आप, एक तो कि डीएनए हेलिकेज जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करता है, और आपका जब ये आप देखोगे जैसे डीएनए हेलिकेज यहाँ पर लोड हो जाएगा, तो उसके बाद जो आपका डीएनए के जो स्ट्रैंड हैं आपके, ये सिंगल स्ट्रैंड हो जाएंगे। आप देख रहे हो इनको, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो है वो आपका स्टेबल नहीं रहेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर कुछ सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है वो लोड हो जाएंगी, जो कि आपकी इसको स्टेबिलिटी देंगी, जिनको हम कहते हैं SSBPs। आप ये लिख लेना, या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स आप नोट कर लेना। तो वो आपकी यहाँ पर डीएनए को स्टेबिलिटी देंगी, जो आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया है। इसके बाद यहाँ पर आप समझें एक बात, आगे की तरफ इसमें डीएनए में बहुत सारी जो है सुपर कॉइल्ड, आपको पता है डीएनए आपका होता है न्यूक्लियस के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा मतलब सुपर कॉइल मतलब लिपटा हुआ रहता है, क्योंकि वहाँ पर स्पेस कम होता है। तो सुपर कॉइलिंग को यहाँ पर खोलने के लिए, सुपर कॉइलिंग को हटाने के लिए यहाँ पर कुछ एंजाइम आगे काम कर रहे होते हैं, जिनको हम कहते हैं टोपो आइसोमेरेज। तो टोपो आइसोमेरेज यहाँ यूकैरियोट्स में बोलते हैं, बैक्टीरिया में हम इसको बोलते हैं डीएनए गायरेज। ये टोपो आइसोमेरेज क्या करते हैं, डीएनए के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड कट भी लगा सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड कट भी लगा सकते हैं, और जो उलझन है उसको रिलीज़ करते हैं। निगेटिव मतलब सुपर कॉइलिंग को रिलीज़ करते हैं, सुपर कॉइलिंग कराते भी हैं, इनका काम होता है ये। तो बैक्टीरिया में इसको डीएनए गायरेज बोलते हैं, ये ध्यान रखना। फिर मैं बता दूं आपको यहाँ पर अब मेन जो बात है वो ये है कि डीएनए का रेप्लिकेशन कराने के लिए हमें जो मुख्य एंजाइम चाहिए होता होगा वो एक होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, मतलब जो डीएनए की कॉपी करता है और नया डीएनए ही बनाता है, डीएनए को देखकर डीएनए ही फॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज टाइप्स ऑफ होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, 3 होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, और यूकैरियोट्स में अलग अलग होते हैं, अल्फा बीटा गामा ईटा नीटा, इस तरह से। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का अलग होता है, क्लोरोप्लास्ट का अलग होता है, अलग अलग होते हैं, वहाँ बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ ऐसी बात हो नहीं रही है कि इसमें क्या होता है, पर फिर भी बैक्टीरिया में डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 इस तरह होते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ एक मेन एंजाइम जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, वो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है। वो मेन एंजाइम है जिसकी जो है फिडिलिटी भी अच्छी होती है, मतलब जो गलतियाँ भी कम करता है, जल्दी जल्दी काम करता है। बैक्टीरिया में ये काम जो नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ने का होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, जबकि यूकैरियोट में बहुत आराम से होता है, स्पीड जो है वो थोड़ी कम रहती है। और अब यहाँ पर देखो डीएनए के, क्योंकि हमें एक डीएनए कॉपी करके 2 डीएनए बनाने हैं, तो आपको बता दूं कि दोनों स्ट्रैंड जो हैं, ये वाला स्ट्रैंड भी जो है आपका टेम्पलेट की तरह काम करेगा, मतलब इसको देखकर भी नया डीएनए बनाया जाएगा, और नीचे वाला स्ट्रैंड जो है ये भी इसको देखकर भी नया डीएनए बनाया जाएगा। तो ये भी आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, मतलब बोथ स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट डीएनए इन डीएनए रेप्लिकेशन। दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। अब जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है बैक्टीरिया में, या फिर आप नॉर्मली मान लो डीएनए पॉलीमरेज है ये, तो भाई होता ये है कि इसको ना रेप्लिकेशन फॉक की डायरेक्शन में नया डीएनए बनाना होता है। आपको बता दूं नया डीएनए की सिंथेसिस जो हमेशा होती है वो आपकी 5 से 3 के डायरेक्शन में होगी। ये स्ट्रैंड आप देख लो ध्यान से, इसके डायरेक्शन जो है ये 5 to 3 है, क्योंकि ये डायरेक्शन है नए स्ट्रैंड की। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि नया डीएनए जो है वो 5 से 3 डायरेक्शन में काम करता हुआ जाएगा। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पर लोड हुआ है, इसका जो है एक ऐसे आप मान लो इसके पास जो है
कुछ ऐसे हैंड वाली स्ट्रक्चर होती है, मतलब हम एंजाइम के स्ट्रक्चर पर नहीं जा सकते, वो एक अलग बात हो जाएगी। तो यहाँ पर उसने उसे लोड कर लिया है, क्लैंप लोडर्स होते हैं वो आकर यहाँ लोड कर जाते हैं, हर जो सिंगल स्ट्रैंड उसको लोड कर लेते हैं, और लोड करने के बाद यहाँ पर नया डीएनए जो है वो 5 से 3 के डायरेक्शन में बना रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ बाय ये रेप्लिकेशन फोर्क इधर की साइड पे है, हेलिकेज जो है वो इधर तोड़ता हुआ जा रहा है, मतलब इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप समझो, अगर हम बात करें नीचे वाले स्ट्रैंड पर डीएनए बनाने की, तो आपके लिए ये समझना इतना आसान होगा कि इधर बनेगा उस पर, मतलब 5 to 3 डायरेक्शन जो है वो इधर की तरफ बैठेगी, क्योंकि देखो आप समझ लो नीचे वाला स्ट्रैंड जो है वो 5 to 3 टेम्पलेट है और ऊपर वाला जो है 3 to 5 है, लेकिन नया डीएनए तो हमेशा 5 to 3 बनेगा। तो नया डीएनए जो 5 to 3 बनेगा, और ध्यान से समझने की बात यह है कि एक ही बार में बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले जो है एंजाइम इधर लास्ट में जाएगा फिर उधर से बनाता हुआ आएगा। ये डीएनए एक ही बार खुला है और एक ही बार में ही ओपन कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इसी में ही जो है दोनों स्ट्रैंड पर डीएनए बनाते हुए जाना है। तो अब आप यहाँ पर एक प्रॉब्लम है छोटी सी, कि नीचे वाला जो स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5 से 3 है, उस पर जो नया स्ट्रैंड बनेगा डीएनए का, बनेगा तो वो 5 से 3 के डायरेक्शन में ही, पर यहाँ एक प्रॉब्लम है छोटी सी कि वो टुकड़ों में बनेगा, मतलब 5 to 3 के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो आपका एक स्ट्रैंड पर तो सीधी सिंथेसिस करता है, सीधा बनाते हुए जाता है, दूसरे स्ट्रैंड पर टुकड़े बनते हैं छोटे छोटे, क्योंकि उसकी डायरेक्शन थोड़ी उल्टी हो जा रही है, ठीक है ना। तो वो 5 से 3 के टुकड़े बनते हुए जाएंगे, डायरेक्ट लीड करता हुआ जो फ्रेगमेंट है, लीड करता हुआ जो आपका डीएनए का स्ट्रैंड है वो नहीं बनेगा, ऊपर वाले स्ट्रैंड पर लीड करता हुआ बनेगा। तो इसको इसलिए अपन वाले ऊपर वाले को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ये लीडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है, ठीक है ना। और नीचे वाला जो है जब ये बन जाएगा, अभी तो ये आपको टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे, इन टुकड़ों को कहते हैं ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। ये टुकड़े क्या कहलाते हैं? ओकाज़की फ्रैगमेंट्स कहलाते हैं। बाद में ये ओकाज़की फ्रैगमेंट्स जब आपके जुड़ जाएंगे तो ये एक स्ट्रैंड जो बनाएंगे उसे हम कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है ना। ये तो नीचे वाले स्ट्रैंड पर जो स्ट्रैंड बनेगा वो लैगिंग स्ट्रैंड होगा, ऊपर जो बनेगा वो लीडिंग स्ट्रैंड होगा, और इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होता हुआ चला जाएगा। नया बनने वाला डीएनए जो है वो वापस से पीछे जो है वो फिर से पैक होता हुआ चला जाएगा, मतलब वापस से, क्योंकि यार ऐसा है कि इसका स्पेस तो उतना ही है लिमिटेड, लेकिन तो ये ऐसा नहीं कर सकते कि फैला के रखेंगे, तो पीछे जो है वो वापस से पैक होता रहेगा। और बहुत सारी हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ जुड़ना है इसको, अगर बैक्टीरिया में है तो बहुत सारी बेसिक प्रोटीन्स के साथ जुड़ना है, ऐसे ही डीएनए पड़ा नहीं रहेगा क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये भी पैक हो जाएगा और सीधा बनता हुआ चला जाएगा। और बस ये ध्यान रखना है कि नीचे वाला स्ट्रैंड टुकड़ों में बनेगा, जिसके जो टेम्पलेट है उसकी पोलैरिटी जो है 5 से 3 है, मतलब 5 से 3 पोलैरिटी वाले टेम्पलेट पर जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो भी 5 से 3 डायरेक्शन में बनेगा। तो उसकी जो डायरेक्शन होगी, लैगिंग स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क, मतलब रेप्लिकेशन फोर्क जो है उससे उल्टी दिशा में होगी, ठीक है ना। और जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो आपका टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क बनेगा, ये ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है ना, मतलब टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क। ये सवाल नीट में आया हुआ है तो आप ध्यान से पढ़ लेना। अब इसमें एक मुख्य प्रॉब्लम है, छोटी सी, जो एक और सवाल बताना है मुझे यहाँ पर, कि जब ये डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो नए न्यूक्लियोटाइड जो है वो आकर के जुड़ते हैं। आपको पता है पीछे डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि डीएनए के जो स्ट्रैंड होता है उसमें नए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिनमें कि शुगर है, फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट ये बैकबोन होती है, और जो नाइट्रोजन बेस है वो आपके अंदर की तरफ को डायरेक्शन रखती है, ठीक है ना। तो जब नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है आकर के, तो न्यूक्लियोटाइड आपको पता है कब बनता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनता है, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है यहाँ पर डीएनए की जो चेन होती है उसके बीच में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात ये है ध्यान रखने की कि यहाँ पर जो नया न्यूक्लियोटाइड आता है वो नया न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो ट्राईफॉस्फेट होता है, यानी वो आपका डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट या फिर डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट, DCTP, DTTP, इस तरह से होता है। पर जब वो डीएनए की चेन में आता है तो DAMP होता है, मतलब मोनोफॉस्फेट हो जाता है। तो जो 2 फॉस्फेट उसकी होती हैं वो यहाँ पर जुड़ने के लिए एनर्जी देती हैं। तो जुड़ने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो खुद ही न्यूक्लियोटाइड ही आकर के जुड़ने के लिए एनर्जी देते हैं। ये वाली बात आप ध्यान रखोगे। एक और बात आपको ध्यान रखनी होगी छोटी सी, कि जब आपका नया डीएनए सिंथेसिस होता है तो जहाँ से भी नया डीएनए स्टार्ट होता है बनना, वहाँ पर एक छोटी सी बात होती है
कि ये जो डीएनए पॉलीमरेजेस होता है ये वाले भैया, इनके साथ एक प्रॉब्लम है कि दे कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस, ये प्रोसेस को शुरू नहीं कर पाते। ये कहते हैं कि कोई थोड़ा सा वहाँ पर पहले हमें जो है 3' OH पकड़ा दे, उसके बाद हम 5 to 3 जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो मतलब समझ रहे हो, मतलब ये कह रहे हैं कि पहले यहाँ पर कोई 3' OH हमें दे दे और उसके बाद हम यहाँ से शुरू कर लेंगे। तो ये कैपेबिलिटी होती है आरएनए बनाने वाले एंजाइम्स के अंदर। तो आरएनए बनाने वाला एक एंजाइम होता है डीएनए प्राइमेज, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डीएनए प्राइमेज। डीएनए प्राइमेज जो होता है, डीएनए प्राइमेज एक आरएनए पॉलीमरेज है, मतलब डीएनए प्राइमेज एक आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए बनाता है। वो यहाँ पर शुरू होने से पहले यहाँ पर वो एक छोटा सा टुकड़ा 7 से 8 न्यूक्लियोटाइड मान लो आप होंगे उसके अंदर, वो 7 से 8 न्यूक्लियोटाइड का छोटा सा आरएनए का एक टुकड़ा, आरएनए प्राइमर यहाँ पर बनाता है। आरएनए प्राइमर आरएनए का एक छोटा टुकड़ा है जो कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को 3' OH प्रोवाइड करता है, जिसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जो है वो तेज़ी से डीएनए सिंथेसिस करता हुआ चला जाता है। तो शुरुआत डीएनए पॉलीमरेज नहीं कर सकते, उनको प्राइमर चाहिए होता है और वो प्राइमर बनाता है डीएनए प्राइमेज, या फिर आप कह सकते हो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए बनाने वाला एंजाइम ये काम करता है। अब बात ये है कि जितनी बार भी नीचे वाले स्ट्रैंड पर टुकड़े बनेंगे तो हर एक बार एक नया प्राइमर लगेगा, ये भी बात आप ध्यान रखोगे। अब बाद में जब सबसे बाद में डीएनए बन जाएगा तो फाइनली आपको डीएनए में हम आरएनए को तो नहीं रख सकते, डीएनए में से आरएनए को हटाना पड़ेगा। भाई डीएनए में से आरएनए तो हटाना पड़ेगा ना, डीएनए में आरएनए नहीं रख सकते हैं। तो जब आप आरएनए को हटाओगे, आरएनए का रिमूवल होगा, मतलब इसका ये कि इसकी प्रूफ रीडिंग होगी, डीएनए की प्रूफ रीडिंग होती है। प्रूफ रीडिंग के टाइम पर इसमें से जो राइबो जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, मतलब यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर्स हैं, उनको रिमूव किया जाएगा, उनकी जगह पर छोटे छोटे टुकड़े डीएनए के बनाए जाएंगे और बाद में एक एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज, उसकी सहायता से यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना करके जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात आप नोट कर लो कि मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ तो दिया नहीं है। प्रूफ रीडिंग होगी, प्रूफ रीडिंग आपका मान लो कराएगा, बहुत तरह की होती है पर आप ऐसे याद कर लेना। डीएनए पॉलीमरेज 1 कराएगा, इसको कॉरेनबर्ग एंजाइम भी कहते हैं, कॉरेनबर्ग एंजाइम कहते हैं, और ये प्रूफ रीडिंग कराएगा। इसके बाद जो है डीएनए लाइगेज जो है वो आपका जो गैप्स होते हैं, निक उन्हें कहते हैं, निक सील करेगा और वहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवा देगा। ठीक है ना, तो इतनी बात बस याद कर लो, एक्स्ट्रा सी बात है पर कोई बात नहीं, एनसीईआरटी ने इतना नहीं दिया, फिर भी समझना तो चाहिए ना, आगे काम आएगा आपके। तो ये पूरा प्रोसेस है डीएनए एप्लीकेशन का, ज़्यादा टिपिकल नहीं किया मैंने, आसान सा रखा है। आप भी इतना पढ़ना समझना, एक बार वीडियो नहीं देखी तो पीछे करके दोबारा से देख लेना, एक बार थ्योरी पढ़ते हैं, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी बात क्या है। ठीक है ना, चलिए यहाँ लिखा है द मशीनरी एंड द एंजाइम्स। लिखा है इन लिविंग cells such as the E. coli, the process of replication requires a set of catalyst enzyme. The main enzyme is referred to as DNA dependent DNA polymerase. तो main enzyme यहाँ DNA polymerase है. Since it uses a DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotides, and these enzymes are highly efficient enzyme as they have to catalyze polymerization of large number of nucleotide in a very short time. E. coli that has 4.6 into 10 to the power 6 base pair, human में 6.6 into 10 to the power 9 base pair, complete the process of replication within 18 मिनट। तो बैक्टीरिया में ये जो प्रोसेस है ये 18 मिनट में पूरा हो जाता है। बैक्टीरिया का जीनोम छोटा होता है, बैक्टीरिया में ये प्रोसेस जो है 18 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, और जबकि यूकैरियोटिक मतलब हमारा जो ह्यूमन बींग्स हमारा जीनोम बड़ा है तो वहाँ थोड़ा टाइम लगता है। दूसरा जो आपके उसके एंजाइम होते हैं, मतलब जो यूकैरियोटिक वाला डीएनए पॉलीमरेज होता है, उनके साथ एक प्रॉब्लम है भाई, वो तेज़ी से काम नहीं करते हैं, गलती हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात, तो हमारे में गलती बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, बैक्टीरिया में गलती हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, पर गलतियाँ होती हैं और बहुत रेयर चांसेस होते हैं गलती होने के, उनको सुधार लिया जाता है। उसके डीएनए रिपेयर के अपने अलग अलग मैकेनिज्म हैं, तो यहाँ ऐसा बताया नहीं गया है, पर ध्यान रखना डीएनए में रिपेयर का मैकेनिज्म होता है। लिखा है दैट मीन द एवरेज रेट ऑफ द पॉलीमराइजेशन हैज़ टू बी अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। नॉट ओनली, ये याद कर लेना पेपर में आएगा, नॉट ओनली डू दिस पॉलीमरेज हैव टू बी फास्ट बट दे हैव ऑल्सो टू कैटलाइज द रिएक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी
एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशन, गलती अगर होगी तो म्यूटेशन हो जाएगा, पर म्यूटेशन से पहले बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं, चीज़ों को सुधार लिया जाता है। फर्दर मोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व एज द ड्यूल पर्पस, दो काम करते हैं, एक तो वो जुड़ते भी यहाँ करके, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड तो जुड़ते हैं ना, और साथ वो एनर्जी भी देते हैं जुड़ने के लिए। इन एडिशन टू एक्टिंग एज ए सबस्ट्रेट दे प्रोवाइड द एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन। ये सवाल बोर्ड में आया था तो नीट में भी आ सकता है। द टू टर्मिनल फॉस्फेट इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स आर हाई एनर्जी फॉस्फेट, सेम केसेस है एटीपी की तरह, वो यहाँ पर चाहे जीटीपी हो, सीटीपी हो, टीटीपी हो, एटीपी हो, सभी यहाँ पर एनर्जी भी देते हैं अपनी दो फॉस्फेट को त्याग कर। In addition to DNA dependent DNA polymerase, many additional enzymes are required to complete the process of replication with high degree of accuracy. For long DNA molecules, since the two strands of the DNA cannot be separated in entire length, ऐसा नहीं हो सकता कि DNA के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएं, फिर एक तरफ से इधर से बनना शुरू हो, एक तरफ से उधर से बनता हुआ है, भाई ये नहीं हो सकता है ना। और देन रिप्लिकेशन अकर विद इन ए स्मॉल ओपनिंग ऑफ द DNA, थोड़ा सा DNA एक जगह से खुल जाता है, उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। तो मैंने बताया भाई कहाँ से खुलता है, जहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ऐसा ही नहीं कहीं से भी खुल जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना। तो उसके एक सीक्वेंसेस होती हैं, बहुत मतलब स्पेशल सी सीक्वेंस होती है, वहाँ से खुलता है। द DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ओनली इन द 5 to 3 डायरेक्शन। तो ये एक भयंकर सवाल है भाई, इसमें आपको बात ध्यान रखनी है कि जो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेजेस होते हैं वो आपके मतलब चाहे RNA बनाने वाले एंजाइम भी हो, वो 5 से 3 डायरेक्शन में ही बनाते हैं एंजाइम, पर ध्यान रखना द बॉन्ड जो बीच में होता है वो 3 to 5 होता है। ये एक सवाल है, डायरेक्शन स्ट्रैंड की 5 से 3 होगी, दैट्स फाइन, पर जो बीच में बॉन्ड होगा ना वो 3 to 5 होगा। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ता है, दिस इज द बॉन्ड, और ये है पोलैरिटी। डायरेक्शन रहता है 5 से 3 और बॉन्ड रहता है 3 से 5, गलती ना हो प्लीज। हाँ चलो, this creates some additional complications at the replicating fork. Consequently, on one strand the DNA template with polarity 3 to 5 the replication is continuous, while on the other the template with polarity 5 to 3 that is discontinuous। तो एक तरफ लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, एक तरफ लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा, नीचे वाले पर लैगिंग बनेगा, लैगिंग जिधर बनेगा उधर टुकड़े बनेंगे, टुकड़ों को ओकाजेकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। The discontinuously synthesized fragment are later joined by the enzyme DNA ligase, जो वहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनवाता है। ये जरूर ध्यान रखना, फॉस्फेट चाहिए होती है इस काम के लिए, ये प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, DNA लाइगेज करता क्या है, जोड़ता है, सबको पता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनवाता है भाई, है ना। चलो, द DNA पॉलीमरेज, ये भी स्टेटमेंट है, मैंने आपको बताया कि DNA पॉलीमरेजेज जो है उनको शुरू करने में प्रॉब्लम होती है, दे कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस इटसेल्फ, अपने आप को शुरू नहीं कर सकते, तो वो आपके एक एंजाइम का यूज करते हैं जो कि वहाँ थोड़ा सा टुकड़ा छोटा सा RNA का बनाकर देता है, जिसके बाद 3' OH मिल जाता है और आपका नया DNA वहाँ से बनना शुरू हो जाता है। लिखा है द DNA पॉलीमरेजेस ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस, इसके बाद कुछ नहीं बताया, पर ये स्टेटमेंट नीट में आ सकता है तो आप सही कर देना। Also the replication does not initiate randomly at any place in the DNA, there is a definite region in the E. coli DNA where the replication originate। यूकैरियोट में भी होता है, प्रोकैरियोट में होता है, सब में होता है भाई, वहीं से शुरू होता है, मतलब सब में सीक्वेंसेस अलग अलग होती हैं पर होता है ओरिजिनल रेप्लिकेशन। बैक्टीरिया में एक ही जगह होता है पर यूकैरियोट में अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलो, अंदर रीजन आर कोल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसकी बहुत महत्व है, आप आगे जा करके पढ़ेंगे। एंड इट इज because of the requirement of the origin of replication that a piece of DNA, if needed to be propagated during the recombinant DNA procedures, requires a vector। मतलब ये कह रहे हैं कि आप बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ोगे तो आप बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा होगा कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपको जो है DNA की कॉपी करनी होती है, वो आप सीखोगे आगे चल करके कि एक DNA का टुकड़ा लो, उसकी कॉपी बनाओ। तो अब कॉपी बनाओ तो ठीक है, कॉपी मतलब DNA के टुकड़े की कॉपी तब तक नहीं हो सकती जब तक उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ना हो, है ना, क्योंकि आपको पता लग गया वहीं से मामला खुलेगा। तो जब ओरिजिनल एप्लीकेशन होगा तभी DNA कॉपी संभव हो सकती है। तो ये कह रहे हैं कि उसके लिए हमें एक वेक्टर यानी एक एक्स्ट्रा DNA की ज़रूरत पड़ती है जिसके अंदर ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होता है, ठीक है। चलो, एंड द वेक्टर प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये भी ध्यान रखना, वेक्टर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया, मतलब मैं आपको जाके पढ़ाऊंगा बायोटेक में आगे। Further, not every detail in replication is understood well in eukaryotes। The replication of DNA takes place in S phase, ये नीट में आएगा, आ चुका है, आता रहता है।
ये एस फेज जो है बैक्टीरिया में ना लगा के आ जाइयो यार, है ना भाई प्लीज। है ये यूकैरियोट के लिए बात हो रही है। एंड द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड। अ फेलियर इन द सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इनटू पॉलीप्लॉइडी। मान लो डीएनए रेप्लिकेशन हो जाए, कॉपी हो जाए और सेल डिवाइड ना करे, तो वहाँ पर सेल के अंदर पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है ना। चलो ये फोटो देख लो, आसान सा है, इसमें कुछ दिखाया नहीं है। एक तरफ ओकाजे की फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं आपको, ये टुकड़े जो हैं दीज आर ओकाजे की फ्रेगमेंट्स, और ये रेप्लिकेशन फोक की डायरेक्शन है, और ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड है, मैंने पीछे बता दिया है, और ये आपका बनेगा बाद में लैगिंग स्ट्रैंड, और आपका बाकी तो यहाँ दिया नहीं है कुछ भी, है ना। तो आपको मैंने पढ़ा दिया, एक बार वहाँ से पढ़ लेना, पीछे से दोबारा जाकर के वीडियो देख लेना, कोई चक्कर नहीं है, बढ़िया है, आ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है ट्रांसक्रिप्शन। तो भैया आज हम ट्रांसक्रिप्शन के बेसिक्स देखेंगे पहले, फिर हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले एक पॉइंट बताता हुआ चलता हूँ, बाद में बात कर लेंगे कि ये अगर डीएनए है मान लो, और डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन, डीएनए की इन्फॉर्मेशन को आगे आरएनए में कॉपी करना, whether it is tRNA, whether it is mRNA, whether it is rRNA, चाहे वो राइबोसोमल आरएनए हो, चाहे वो मैसेंजर आरएनए हो, चाहे ट्रांसफर आरएनए हो, किसी भी तरह का आरएनए अगर डीएनए से बनता है, डीएनए में उपस्थित जो भी सूचनाएं हैं अगर वो कॉपी करके फर्दर आरएनए में पहुंचाई जाती हैं, तो इस घटना को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो है यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, अगर आप प्रोकैरियोट्स में जाओगे तो साइटोप्लाज्म में चलता है। ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे कि जैसे मैंने पीछे पढ़ाया था, अभी आपको पढ़ाया है कि जो नया डीएनए बनता है, नया डीएनए जो बनता है उसकी सिंथेसिस जो है वो 5 से 3 डायरेक्शन में होती है। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, अगर डीएनए से कॉपी होकर के नया आरएनए बनता है तो उसकी सिंथेसिस भी 5 से 3 के डायरेक्शन में ही होगी। बस यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि दोनों स्ट्रैंड डीएनए के टेम्पलेट की तरह काम नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं होता कि ये भी स्ट्रैंड इसकी भी कॉपी करके आपका आरएनए बनेगा और नीचे वाले की भी कॉपी करके आरएनए बनेगा, ये नहीं होता। दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम नहीं करते। यही सवाल है यहाँ पर जो समझाना होगा कि दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट क्यों नहीं होते। ठीक है ना। क्यों नहीं हो सकते, होते तो नहीं है पर हो क्यों नहीं सकते, ऐसा हमको समझना पड़ेगा। तो पहले पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर समझते हैं है क्या बात। लिखा है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। Here also the principle of complementarity governs the process of transcription except the adenosine complement now form base pair with uracil। अब मतलब एडेनिन जुड़ करके बेस पेयर करके, मतलब एडेनिन अब यूरेसिल से जुड़ेगा। जैसे डीएनए में तो एडेनिन थायमिन से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है, पर अब यहाँ डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो उस टाइम एडेनिन यूरेसिल बनाएगा। ये आपको पता है, मैं बताऊंगा अभी। However, unlike the process of replication which once set in, the total DNA of an organism get duplicated। मतलब जब डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है तो पूरा एंड तक खत्म होता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता। जिस हिस्से में इंफॉर्मेशन होती है, जिस इंफॉर्मेशन की नीड होती है, उसी का डीएनए ट्रांसक्राइब होता है। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण डीएनए जितना भी पाया जाए सारा ट्रांसक्राइब हो जाए, ऐसा नहीं होता। मतलब केवल वही हिस्सा ट्रांसक्राइब होता है जिसकी जरूरत होती है, समझ आए ना। मतलब जिस जीन का इंफॉर्मेशन आगे चाहिए होता है उसी का ट्रांसक्रिप्शन होता है और उससे आगे बात चलती है। ठीक है ना, ध्यान रखना। द टोटल डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट डुप्लीकेटेड इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली ए सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। दैट मीन्स द बोथ स्ट्रैंड विल नॉट एक्ट एज ए टेम्पलेट डीएनए। केवल एक स्ट्रैंड टेम्पलेट होता है, वो भी 3 से 5 पोलैरिटी वाला स्ट्रैंड जो होता है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है, 5 से 3 वाला टेम्पलेट नहीं होता। This necessitates defining the boundary that would demarcate the region and the strand of the DNA that would be transcribed। अब यहाँ पे सवाल है why both strands are not copied during the transcription। दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट क्यों नहीं होते हैं, पहले समझते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। देखो, मान लो ये डीएनए का एक डीएनए है, छोटा सा बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो टाइम लगेगा। मान लो ये डीएनए है, एक स्ट्रैंड है 3 to 5 पोलैरिटी वाला, एक है 5 to 3 पोलैरिटी वाला, और यहाँ पर है आपका एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ग्वानिन, थायमिन, ऐसा है। ठीक है,
इधर होगा थायमिन, इधर होगा साइटोसिन, इधर होगा ग्वानिन, इधर होगा एडेनिन, इधर होगा साइटोसिन थायमिन के साथ एडेनिन। ये हमारा एक डीएनए है और इसकी 2 कॉपी मैं कर लेता हूँ। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। चलो बना लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं एडेनिन साइटोसिन, सॉरी इसको हटाते हैं। जब जरूरत होगी तो बना लेंगे। देखो अभी आप इसको देखो, अभी यहाँ पे क्या है कि इस स्ट्रैंड में अगर हम कहीं ऊपर वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट है, मैं लिखता हूँ कि ये टेम्पलेट है और ये नॉन टेम्पलेट है, मतलब जो टेम्पलेट नहीं है, मतलब जिसकी इन्फॉर्मेशन को आगे कॉपी नहीं करना है, वो नीचे वाला हो गया, ठीक है। और नया जो बनता है आपको पता है वो 5 से 3 बनता है। तो भाई ऊपर वाले स्ट्रैंड से जब नया स्ट्रैंड बनेगा तो उसमें इन्फॉर्मेशन जो नीचे आरएनए में आएगी वो आएगी 5 to 3 में, वो नॉन टेम्पलेट की शक्ल वाला होगा, मतलब नॉन टेम्पलेट जैसा होगा। देखो थायमीन की जगह बस नॉन टेम्पलेट में यूरेसिल आ जाएगा मान लो, और सी साइटोसिन रहेगा, ग्वानिन आएगा, एडेनिन आएगा, साइटोसिन आएगा, एडेनिन आएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्राप्त होगी अगर हम ऊपर वाले स्ट्रैंड को टेम्पलेट मानते हैं। क्लियर है? अगर हम ऊपर वाले को टेम्पलेट मान ले तो ये मिलेगा। अगर हम मान ले कि नीचे वाला स्ट्रैंड भी टेम्पलेट की तरह काम करेगा तो हमें एक और आरएनए यहाँ पर प्राप्त होगा जो कि आपका ऐसा होगा, ठीक है। वो होगा ऐसा एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल, ग्वानिन यूरेसिल, ये मिलेगा। तो अब आप देखो अगर दोनों स्ट्रैंड को टेम्पलेट मानते हैं तो हमें 2 आरएनए प्राप्त होंगे। पहले वाले आरएनए में जो इन्फॉर्मेशन है वो UCGACA है। 5 से 3 डायरेक्शन में इसको पढ़ते हैं, ये आप जरूर ध्यान रखें। हमेशा जब भी आप आरएनए को पढ़ेंगे 5 से 3 डायरेक्शन में पढ़ेंगे, लिखा कैसे भी हो, 3 कहीं लिखा हो 5 कहीं लिखा हो, पढ़ना 5 से 3 ही है। आप इसमें देखो पहली इन्फॉर्मेशन UCGACA, इसमें 5 से 3 पढ़ोगे तो UGUCGA। तो यहाँ पर आप देखो जो इन्फॉर्मेशन है वो दोनों में अलग अलग है। अब जब हम कहते हैं कि आरएनए से फर्दर प्रोटीन बनती है, मतलब आरएनए हैव द इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन, अगर ये mRNA है, मैसेंजर आरएनए है, तो इसके पास प्रोटीनों के लिए इन्फॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने की। तो आप देखो अगर मैं कहूँ कि ये आपका एक कोड है जो एक एमिनो एसिड को कोड करता है मान लो, तो दूसरा कोड ACA है, पहला कोड UCG है, UCG के नाम का एमिनो एसिड बनेगा कुछ, ACA के नाम का कुछ और बनेगा, तो 2 अलग अलग बनेंगे। इधर देखो पहला कोड है UGU, इधर है AG, इधर है CGA, 5 से 3 पढ़ना है, तो इसमें 2 अलग अलग कोड बनेंगे, इसमें 2 अलग एमिनो एसिड बनेंगे। मान लो ये दोनों आरएनए प्रोटीन बनाएंगे तो ये 2 अलग अलग प्रोटीन बनेंगे, प्रोटीन 1 और प्रोटीन 2। तो जबकि इन्फॉर्मेशन जो एक डीएनए की एक सेगमेंट है जिसका इन्फॉर्मेशन हमें आगे भेजना होता है, या फिर डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक सेगमेंट में एक ही प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन एक टाइम में होती है, 2 प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन एक जीन में नहीं होती है। हाँ वो अलग बात है, बहुत हायर क्लासेस में जा करके आप कुछ और सीखोगे, वो एक अलग चीज़ होती है, मतलब वहाँ एक ही जीन 2 प्रोटीन बना देती है, बहुत बड़ी मतलब आगे की बात है वो तो बहुत ज़्यादा, पर आपको नहीं जानना है। आप समझो एक जीन है, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो फंक्शनल सेगमेंट है, जिसका इन्फॉर्मेशन है, जिसके अंदर प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन है, वो एक ही जीन एक ही प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन रखेगा, 2 की नहीं रखेगा। लेकिन अगर दोनों आरएनए यहाँ पर टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, मतलब दोनों डीएनए टेम्पलेट होंगे तो 2 आरएनए बनेंगे, और 2 आरएनए बनेंगे तो प्रोटीन 2 बनेंगे, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम नहीं कर सकते। दूसरा, अगर ये 2 आरएनए हमारे पास बने हैं तो ये 2 आरएनए आप देखोगे ध्यान से, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो दोनों आरएनए आपस में मिलेंगे और आपस में मिलकर के एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे, और एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए से फर्दर फिर ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, आगे का प्रोसेस ही बंद हो जाएगा, इससे प्रोटीन बनेगी ही नहीं। तो इसलिए दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम नहीं करते हैं। समझ आई? ठीक है ना? एक बार पढ़ते हैं। लिखा है बाय द बोथ स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विल नॉट एक्ट एज अ टेम्पलेट डीएनए, तो दोनों स्ट्रैंड का जो है नहीं हो सकता ट्रांसक्रिप्शन। फर्स्ट, इफ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंस। रिमेंबर, कॉम्प्लीमेंट्रिटी डज नॉट मीन आइडेंटिकल, एंड इन टर्न इफ दे कोड फॉर प्रोटीन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट। अगर 2 आरएनए बनेंगे तो 2 तरह की प्रोटीन बनाएंगे, गलत हो जाएगा सारा प्रोसेस। एंड हेंस वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए वुड बी coding for 2 different proteins, and this would be complicate the genetic information
ट्रांसफर मशीनरी। सेकंड, दूसरा केस ये है कि ये दोनों डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे। द टू आरएनए मॉलिक्यूल इन प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द ईच अदर एंड हेंस वुड फॉर्म ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए। दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन एंड एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फुटाइल 1। मतलब बेकार जाएगी। आप क्यों कर रहे हो ट्रांसक्रिप्शन ही, जब दो आपको डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाना तो बेकार है, फिर तो कुछ होगा ही नहीं। समझ आने बात। तो इसलिए दोनों स्ट्रैंड डीएनए के टेम्पलेट की तरह काम नहीं करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में एक ही स्ट्रैंड डीएनए के टेम्पलेट की तरह काम करता है। भयंकर सवाल है, नीट में स्टैंड बन के आएगा, आप जरूर कर देना, ठीक है ना। तो इस वीडियो को मैं यही रोकता हूँ क्योंकि लंबी हो जाएगी, आपको पढ़ने प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं पढ़ते हो। तो आप बस देखो, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो पढ़नी है तो आप ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर लिंक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मतलब आप सोच रहे हो कैसे मिलेगा लिंक, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहाँ पर क्लिक करना है, नेक्स्ट चल जाएगी, क्लिक करना है, नेक्स्ट चल जाएगी, या फिर आपको यहाँ पर इस टाइम स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा होगा नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है ना, वहाँ पर टच करो, नेक्स्ट लेक्चर चल जाएगा, ठीक है ना। तो रोकते हैं वीडियो को यहीं पर, नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, स्प्लाइसिंग तक का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जैसा भी आपको लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।